तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये शब्द सुनते ही जहन में एक ऐसे सिपाही की तस्वीर उभरती है जिसने अकेले ही पूरी ब्रिटिश हुकूमत की रातों की नींद हराम कर दी थी। और उस सिपाही का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यह सच है कि अगर भारत की नीतियां नेताजी के मुताबिक होती तो आज के भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा जज्बा था जो एक आम हिंदुस्तानी के दिल में धड़कता था। उनकी एक आवाज पर हर हिंदुस्तानी अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहता था। लेकिन कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां भी हैं जिनके चलते नेताजी की छवि वैसी नहीं बन पाई जैसा उनका व्यक्तित्व था। इतिहासकारों ने अपने नजरिए से सुभाष चंद्र बोस की जिस शख्सियत को पेश किया है वो कहीं कहीं उनसे काफी अलग है। अगर देखा जाए तो नेताजी ने उस जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी फौज खड़ी कर दी थी जो आज की किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती थी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इस बात की अगर तफ्तीश की जाए तो कई ऐसे चेहरों पर से नकाब उतर जाएगा जो आज देश की पहचान है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक के प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ बोस के घर प्रभावती की कोख से हुआ। नेताजी के पिताजी जहां एक बहुत प्रसिद्ध वकील थे, वहीं उनकी माताजी स्वामी रामकृष्ण परमहंस को बहुत मानती थीं। घर के इसी माहौल की देन थी कि नेताजी आगे चलकर स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित रहे। जानकीनाथ खुद वकील होने के कारण अपने बेटे की पढ़ाई में खूब रुचि लेते थे। उन्होंने नेताजी को प्राथमिक शिक्षा के लिए कटक के ही प्रसिद्ध स्कूल रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिल करवा दिया। नेताजी भी एक मेधावी छात्र साबित हुए और बहुत अच्छे अंक लेकर हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्कूल के बाद नेताजी कलकत्ता चले गए और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखी। यहाँ उन्होंने बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई की और 1920 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज में चौथा स्थान हासिल कर अपने पिताजी का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। लेकिन नेताजी को ब्रिटिश गवर्नमेंट की दमनकारी नीतियां पसंद नहीं आई और उन्होंने 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बन गए और युवा कांग्रेस में नई जान फूंक दी। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन उन दिनों अपने चरम पर था। नेताजी को इस आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता का रास्ता दिखा और वो इस आंदोलन का अभिन्न अंग बन गए। इसी आंदोलन के दौरान उनकी भेंट गांधी जी से हुई। गांधी जी के ही परामर्श से नेताजी कलकत्ता के प्रसिद्ध नेता चित्तरंजन दास जी के पास चले गए और कांग्रेस में अपना विशेष योगदान देने लगे। सन 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स
एडवर्ड एट्थ का भारत दौरा था। भारत की ब्रिटिश हुकूमत ने इस दौरे के लिए बहुत तैयारी कर रखी थी, तो दूसरी तरफ नेताजी भी इस दौरे के विरोध में तैयार थे। नेताजी ने इस दौरे के दौरान बहुत विरोध प्रदर्शन किया। नेताजी के इस विरोध प्रदर्शन से बौखलाई सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सन 1921 में जब नई बनी कलकत्ता की कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, तो जनता ने बता दिया कि नेताजी उनके बहुत ही प्रिय नेता हैं। इस चुनाव में नेताजी भारी बहुमत से जीते और कलकत्ता कॉरपोरेशन के CEO बन गए। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत से नेताजी की ये प्रसिद्धि सहन नहीं हुई और उन्होंने नेताजी को उन पर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश हुकूमत इस कद्र उनकी लोकप्रियता से डरी हुई थी कि उन्होंने नेताजी को 1 माह के अंदर ही अलीपुर जेल से बर्मा की मांडले जेल में ट्रांसफर कर दिया और मांडले जेल में नेताजी ने करीब 6 साल गुजारे। सन 1930 में 23 जनवरी के दिन नेताजी ने कलकत्ता में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ फिर मोर्चा निकाला और गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन जनता के आक्रोश के चलते सरकार को झुकना पड़ा और 25 सितंबर को नेताजी को छोड़ दिया गया। इस बार कलकत्ता कॉरपोरेशन के चुनाव हुए तो वो महापौर चुन लिए गए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी यूं ही नहीं कहा जाता था, वो सच में भारत के नागरिकों के नेता थे। इसका प्रमाण इस बात से ही मिल जाता है कि 20 साल के छोटे से समय में ही उन्हें 11 बार जेल यात्रा करनी पड़ी। 1930 के दशक के मध्य में उन्हें देश निकाला दे दिया गया और नेताजी यूरोप चले गए। यूरोप पहुंचने के बाद नेताजी ने वहां के चिंतकों और विद्वानों के सामने भारत की समस्या रखी और यहीं से पहली बार विश्व भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में आया था। लेकिन नेताजी के यूरोप प्रवास के दौरान ही उनके पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। नेताजी को इस बात का काफी आघात लगा। वो अपने पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए भारत आए, पर ब्रिटिश सरकार ने अंतिम संस्कार होते ही उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इसी समय के दौरान नेताजी और गांधी जी के मध्य वैचारिक मतभेद शुरू हो गए थे, जो कि अब जनतक रूप धारण कर चुके थे। नेताजी का मानना था कि भारत तभी आजादी प्राप्त कर सकता है जब उसे बाकी देशों और बाहरी दुनिया से राजनीतिक, फौजी और राजनयिक समर्थन प्राप्त हो। गांधी जी जहां अहिंसात्मक आंदोलन के पक्ष में थे, वहीं नेताजी आजादी के लिए भारत की अपनी फौज बनाने के पक्ष में थे। नेताजी का निजी जीवन भी काफी रहस्यमयी रहा। कहा जाता है कि सन 1937 में नेताजी ने अपनी सेक्रेटरी एमिली से जर्मनी के
बैड जेस्टियन नामक स्थान पर गुप्त रूप से शादी कर ली। सन 1942 में उनके घर एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम अनीता रखा गया था। और सन 1938 में गांधी जी और नेताजी के मध्य चल रहे मतभेदों ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसी साल हो रहे कांग्रेस की प्रधानगी के चुनावों में जब नेताजी ने नामांकन भरा तो गांधी जी ने अपने समर्थित उम्मीदवार पटवी के पक्ष में यहां तक कह दिया कि पटवी की हार मेरी हार है। लेकिन इस सब के बावजूद नेताजी भारी बहुमत से चुनाव जीतकर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। गांधी जी को उस समय यह एहसास हो चला था कि भारतीय लोगों में नेताजी उनसे ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। गांधी जी ने अपनी हार को देखते हुए नए राजनीतिक समीकरण बनाने शुरू कर दिए। सन 1940 में जब सारा विश्व दूसरे विश्व युद्ध की चपेट में था तो भारत की राजनैतिक भूमिका कुछ खास नहीं थी। भारत के वीर जवान अंग्रेजों के लिए इस आस पर लड़ रहे थे कि युद्ध के बाद उनकी मातृभूमि को अंग्रेज आजादी दे देंगे। गांधी, नेहरू और कांग्रेस के कुछ और नेताओं की यही धारणा थी। लेकिन नेताजी इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि आजादी कभी भी मिलती नहीं, लेनी पड़ती है। और इसी सोच के चलते उन्होंने आंदोलन करने शुरू कर दिए। नेताजी के आंदोलनों से तंग आकर ब्रिटिश सरकार ने नेताजी को उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया। लेकिन नेताजी को ब्रिटिश सरकार ज्यादा देर तक बंदी न रख सकी। नेताजी 19 जनवरी 1941 को अपने भतीजे शिशिर के बोस के साथ एक पठान के भेष में गुप्त रूप से पेशावर पहुंच गए। यहां पर नेताजी फॉरवर्ड ब्लॉक के 3 सदस्यों अकबर शाह, मोहम्मद शाह और भगत राम तलवार से मिले। पेशावर में नेताजी अबद खान के घर रुके क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक के बाकी सदस्यों के घर पर ब्रिटिश सीआईडी नजर रख रही थी। और 26 जनवरी 1941 को फॉरवर्ड ब्लॉक के एक और नेता मियां अकबर शाह की मदद से नेताजी भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को पार कर काबुल, अफगानिस्तान पहुंच गए। और अफगानिस्तान से नेताजी ने सोवियत रशिया जाने की कवायद शुरू की। नेताजी का मानना था कि सोवियत सरकार भारत को आजाद करवाने में उनकी मदद करेगी। काबुल में परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी। नेताजी को पठानों की भाषा पश्तो नहीं आती थी और दूसरे ये कि अफगानिस्तान में भी ब्रिटिश हुकूमत थी, इसलिए उनके पकड़े जाने का डर था। लेकिन नेताजी ने इस कठिनाई का हल भी ढूंढ निकाला। उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और गूंगे बहरे होने का नाटक करने लगे। और आगा खान के कुछ समर्थक नेताजी को सड़क बनाने वाले दल का सदस्य बनाकर सोवियत रूस ले गए।
और रूस पहुंचते ही वहां की गुप्तचर एजेंसी NKVD ने नेताजी का स्वागत किया। उन्होंने नेताजी को मॉस्को पहुंचा दिया, लेकिन मॉस्को पहुंचकर नेताजी को यह जानकर बहुत निराशा हुई कि सोवियत सरकार, जो शुरू से ही भारत की स्वाधीनता की समर्थक रही थी, उसी सरकार ने उन्हें समर्थन देने से इनकार कर दिया। रूसियों के इनकार के बाद नेताजी ने जर्मन से समर्थन पाने की कोशिश की और वहां जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कई नेताओं से मिले, भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद फौज की चर्चा की। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से पहचाने जाने लगे। बर्लिन में नेताजी ने 29 मार्च 1942 को हिटलर से मुलाकात की। हिटलर की सोच भारत के प्रति अच्छी नहीं थी। नेताजी ने भारत के बारे में हिटलर को अवगत कराया। तब हिटलर ने नेताजी से भारत के लिए माफी मांगी। वहां से नेताजी पूर्व एशिया पहुंचे, जहां रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व नेताजी को सौंप दिया और नेताजी आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति बन गए। जापान में आजाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती करवाया और इस फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई। पूर्व एशिया में नेताजी ने भारतीयों से फौज में भर्ती होने और उन्हें आर्थिक मदद करने की अपील की और वहीं उन्होंने वो संदेश दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया और अंडमान निकोबार द्वीप जीत लिया और इन द्वीपों का नामांकन शहीद और स्वराज द्वीप नेताजी ने खुद किया और यहीं पर नेताजी ने सबसे पहले भारतीय झंडा फहराया था। उसके बाद दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल, कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत का पलड़ा भारी होने की वजह से दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। 6 जुलाई सन 1944 को आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी ने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आत्मसमर्पण करने के बावजूद नेताजी ने हार नहीं मानी थी। जब अधिकारियों ने उनसे कहा कि आपको इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए, आपके प्राणों का बहुत बड़ा मूल्य है, तो जाते जाते उसके जवाब में उन्होंने कहा था, ठीक है, मगर तुम लोग मुझे कायर ना समझना, मैं देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों को बचाऊंगा। बर्बर शत्रु के हाथों में मैं भी अपने आप को नहीं सौंपना चाहूंगा। मैं जाऊंगा केवल इसलिए कि संसार के किसी कोने में रहकर विद्रोह की अग्नि को प्रज्वलित कर सकूं। मुझे विश्वास है कि इस बार की विद्रोह अग्नि अंग्रेजी शासन को भस्मीभूत कर देगी। मेरा अंतिम संदेश है कि स्वतंत्रता की अग्नि को सदैव भड़काए रखना, मार्ग में आए दुखों से घबराना नहीं, बस जय हिंद, विदा। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे, लेकिन सफर के दौरान वो लापता हो गए और इसके बाद
वो किसी को दिखाई नहीं दी। ऐसा कहा जाता है कि करीब 23 अगस्त 1945 को जापान की दोमेई खबर संस्था ने एक खबर दी कि 18 अगस्त के दिन नेताजी का हवाई जहाज ताइवान की धरती पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल होकर नेताजी ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। फिर नेताजी की अस्थियां जापान की राजधानी टोक्यो में रेनकोजी नामक बौद्ध मंदिर में रखी गई। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार एक आयोग नियुक्त किया और दोनों बार यही नतीजा निकला कि नेताजी हवाई दुर्घटना में ही मारे गए थे। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बताया कि 1945 में ताइवान की धरती पर कोई भी जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। इस पर श्री मुखर्जी ने भारत सरकार से अपील की कि नेताजी की मृत्यु जहाज दुर्घटना में नहीं हुई थी, परंतु सरकार ने इस अपील को खारिज कर दिया। बर्मा के उस ऐतिहासिक और अपने आखिरी भाषण के बाद नेताजी के विमान ने उड़ान तो भरी, लेकिन फिर वो कहीं उतरा या हवा में ही गायब हो गया, ये आज तक कोई नहीं जानता। क्या नेताजी की मौत इस हादसे में हो गई थी या फिर नेताजी अपनी किसी योजना के तहत फिर से अपने दुश्मनों की आंखों में धूल झोंक गए थे? ये आज तक एक रहस्य ही है और लगता नहीं कि कभी इस रहस्य से पर्दा उठ पाएगा। ताइवान के उस विमान हादसे की जांच में जुटी कमेटी की रिपोर्ट को किसी भी वजह से दबाया गया हो, लेकिन आम हिंदुस्तानी के जहन में नेताजी कभी मरे ही नहीं थे। वो आज भी जिंदा है और हमेशा अमर रहेंगे। हर हिंदुस्तानी के दिल में नेताजी के लिए जो सम्मान है वो वक्त बीतने के साथ और बढ़ता जाएगा।